नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला यूट्यूब के टारगेट टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब लोग कैसे हैं? घरों पर आप लोग अच्छे से होंगे, ये हमारी आशा है और ईश्वर से शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये है हमारा क्रिया पर। इसका जो पिछला वीडियो था वो था आप पर प्रत्यय पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काम, और इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रिया आई कहाँ से। तो आप सभी लोग कहेंगे ये जो क्रिया है हिंदी से आई। नहीं, गलत है। ये जो क्रिया है ये क्रिया हमारे संस्कृत से आई है। संस्कृत के धातु से बनी है जिसे हम क्रिया कहते हैं। जो क्रिया है आपकी ये कहाँ से आई है? संस्कृत से आई है। और संस्कृत के कहाँ से? धातु से। संस्कृत को जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते थे, पठति, पठत, पठामि, तो ये जो धातु इसी को बोलते हैं धातु। कोई भी क्रिया किससे बनी हुई है? उसकी मूल जो है वो है धातु। कोई भी क्रिया आपके धातु से बनी हुई है, उसका जो मूल शब्द होता है क्रिया का वो क्या है? धातु। अब हम धीरे धीरे सभी चीजों को समझेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं क्रिया। क्रिया क्या है? देख लीजिए, आप जो भी कुछ करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, नहाते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, ये सब आपकी क्या है? क्रिया है। जो भी कुछ हम काम करते हैं उसी को क्रिया कहा जाता है। ए वर्ब इज अ वर्ड व्हिच दैट इज एक्शन। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि वर्ब की डेफिनेशन हिंदी में बोलते हैं क्रिया। पहले समझिए, फिर आपको परिभाषा बाद में बताते हैं। जैसे कहा गया किसान फसल काट रहा है। यहां पर एक वाक्य है आपका, किसान फसल काट रहा है। अब आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसमें क्रिया क्या है? आपको संज्ञा पढ़ा चुका हूं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति। संज्ञा क्या हो जाएगी इसमें? किसान। काट रहा है, किसान क्या कर रहा है? फसल काट रहा है। अब इसमें आप समझिए वो काम क्या कर रहा है। उसका जो कार्य है वो क्या कर रहा है? काट रहा है। तो जो आपकी ये काट रहा है ये आपकी क्या हो गई? क्रिया हो गई। ये जो कार्य कर रहा है वही क्या होगी? क्रिया होगी। अब आते हैं दूसरा वाक्य लेते हैं। कौवा रोटी ले गया। कौवा रोटी ले गया। तो क्या ले गया? रोटी ले गया। कौन ले गया? कौवा ले गया। और ले गया, कौवा रोटी क्या कर गया? क्या किया? ले गया। तो जो ले गया उसने, कौवे ने काम क्या कार्य किया? वह रोटी को ले गया। तो इसमें कार्य क्या होगा? रोटी होगा कि ले जाना हो गया? ले जाना हो गया। तो ये क्या हो गया? ले गया। ये आपकी क्या हो गई? क्रिया हो गई। अब आपको समझ में आ गया होगा क्रिया किसे कहते हैं। अब आइए और डिटेल में पढ़ते हैं क्रिया शब्द कैसे आए, किसे क्रिया कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो संस्कृत के धातु से शब्द बना है वो क्रिया नहीं है। क्रिया की जो मूल शब्द है वो किससे बना हुआ है? संस्कृत के धातु से बना हुआ है। धातु किसे कहते हैं? आइए हम पढ़ते हैं धातु किसे कहते हैं। अब यहां पर धातु देख लीजिए किसे कहते हैं। पठत, ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी धातु हो गई। पठति, पठामि, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये सभी चीजें ये क्या है हमारी? ये धातु। इन मूल शब्दों से हमारी क्या बनी हुई है? क्रिया बनी हुई है। अभी आपको बताएंगे क्रिया कैसे बनती है और धातु शब्द कैसे होते हैं। देखिए चलते हैं। हेडिंग है क्रिया का मूल रूप। क्रिया का मूल रूप। दोस्तों, क्रिया का जो मूल रूप होता है वो होता है धातु। ये ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि क्रिया का मूल रूप क्या है। तो क्रिया का मूल रूप है धातु। मैं बार बार ये शब्द को रिपीट कर रहा हूं
क्योंकि ये आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत ही सूक्ष्म टॉपिक का विषय है ये, लेकिन ये आपके प्रश्न आता जरूर है परीक्षाओं में। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। जैसे कौन कौन से होते हैं धातु? जैसे पढ़, लिख, ये आपके क्या हैं? धातु। ये अभी क्रिया नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये क्रिया का मूल रूप है, लेकिन अभी ये क्रिया नहीं बनी है। क्रिया कब बनेगी? अब आगे चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। पढ़, लिख, अब रो, ये आपके मूल रूप हो गए। अब ये क्रिया कैसे बनती है वो देख लीजिए। यदि इसमें, ये मूल धातुओं में, यदि इसमें हम क्या जोड़ दें? ना जोड़ दें। यदि इस मूल धातु में हम ना जोड़ देंगे तो ये आपकी क्या बन जाएगी? क्रिया। जैसे पढ़ धातु है, इस पढ़ में हमने ना जोड़ दिया तो हो जाएगा पढ़ना। और ये पढ़ना जो हो आपकी क्या बन गई? क्रिया। आपका दूसरा शब्द है लिख। ये लिख आपकी धातु है, इसमें हमने ना जोड़ दिया तो ये बन गया जाकर के लिखना, जो कि आपकी क्रिया बन गई। अर्थात जो क्रिया का मूल रूप है वो धातु होती है। यदि उस धातु में हम ना जोड़ देते हैं तो आपकी क्रिया बन जाती है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब कुछ चीजें देख लीजिए, आपसे पूछ लेता है क्रिया के विषय में, क्रिया कितना आवश्यक है हमारे लिए। पहला है नोट। याद रखिएगा, छोटे बच्चे नहीं कि आप नोट करें हर चीज। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। प्रत्येक वाक्य में एक क्रिया जरूर होती है। बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक वाक्य में क्या होती है? क्रिया होती है। बिना क्रिया के कोई भी आपका वाक्य पूरा नहीं माना जाता, आपका वाक्य अधूरा होता है। तो आपकी क्रिया क्या है? रोना, हंसना, गाना, पीना, सोना, ये सभी चीजें आपकी क्रिया, जो दैनिक आप एक्टिविटीज करते हैं दिन भर में, वो सब आपकी क्रिया होती हैं। बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। किसी भी वाक्य में क्रिया एक अवश्य होती है। अब क्रिया कैसे आई? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा संज्ञा। सबसे पहले किसी व्यक्ति का जन्म होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा विशेषण। जब व्यक्ति थोड़ा बड़ा होता है उसके अंदर क्वालिटियां आती हैं, गोरा होता है, बड़ा होता है, हंसता है। उसके बाद वो जो है उसके अंदर गुण आते हैं, हमने विशेषण पढ़ा। उसके बाद सर्वनाम पढ़ा, उसको बोला जाता है तुम, वह, हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा। उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, अब वो काम करना शुरू कर देता है, नहाना धोना, खाना खाना, कपड़े धोना, फसल काटना, तमाम प्रकार के कार्य करने लगता है। उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं क्रिया। इस तरह आपके क्रिया का विकास हुआ। अब हम लोग ये दो चीजें हमने पढ़ लिया कि क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। प्रत्येक वाक्य के लिए क्रिया अति आवश्यक है और बिना क्रिया के कोई भी वाक्य अधूरा रहता है। और प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक सेंटेंस में एक क्रिया अवश्य होती है। किसी सेंटेंस में दो क्रिया होती हैं, वो आपको हम बाद में बताएंगे, आगे चल करके आप चलेंगे। अब पढ़ते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया की आप परिभाषा लिखना चाहें लिख लीजिए। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? किसी काम का करना या होना जो पाया जाता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा पूछ लेता है परीक्षाओं में। क्रिया की परिभाषा, क्रिया की परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक, आप लोग को पता चल गया क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है या उसकी स्थिति का ज्ञात होता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के भेद।
अब थोड़ा से क्रिया के भेद के पहले आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं, समझ लीजिए। एक होता है सामान्य मूल धातु। सामान्य मूल धातु किसे कहते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सामान्य मूल धातु जैसे खाना पीना सोना रोना आदि, ये सामान्य मूल धातु है। अब इसमें हमने ना जोड़ दिया तो ये सब क्या बन गई, आपकी क्रिया बन गई। ये क्रिया किससे बनी, सामान्य मूल धातु से ये आपकी क्रिया बनी। व्युत्पन्न धातु किसे कहते हैं, व्युत्पन्न धातु और सामान्य धातु में क्या अंतर होता है। जो सामान्य मूल धातु के आपकी क्रिया होती हैं ये किसी से उत्पन्न नहीं होती हैं, ये मूल धातुओं से उत्पन्न होती हैं। और व्युत्पन्न धातु वो होती हैं जो आपके मूल धातु से उत्पन्न करके बनाए जाते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं मूल धातुओं में प्रत्यय लगाकर इन शब्दों को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। उत्पन्न धातु वो होते हैं जब हम मूल धातुओं में प्रत्यय लगाकर इनको बनाते हैं, ये आपके हो जाते हैं उत्पन्न धातु। उड़ना से उड़ाना, उठना से उठाना, ये आपकी उत्पन्न धातु। वैसे आपका ये पूछ लेता है, जो आपका मेन क्वेश्चन पूछता है वो देख लीजिए, वो आपसे पूछता है नाम धातु। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। नाम धातु किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से, ध्यान दीजिएगा, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जो धातु प्रत्यय लगकर बनती है, जो धातु प्रत्यय लगकर बनती है उसे हम नाम धातु कहते हैं। ध्यान दीजिए, संज्ञा से, सर्वनाम से और आपके विशेषण शब्दों से जो धातु प्रत्यय लगकर बनती है उसे हम नाम धातु कहते हैं। ये आपसे पूछा जाता है नाम धातु किसे कहते हैं, कौन सा नाम धातु है। ध्यान दे लीजिए, संज्ञा से लेते हैं। संज्ञा से लालच, लालच आपका संज्ञा है, लालची आपका विशेषण हो जाएगा। लालच से हमने बता दिया ललचाना, देखिए ना आया आपके लास्ट में। शर्म संज्ञा है, शर्म से आ गया शर्माना, शर्म से आ गया शर्माना, ये आपकी क्या हो गई, नाम धातु हो गई। उसके बाद आ गया आपका महक, महकाना, ये आपके संज्ञा से बने हुए नाम धातु हैं। अब चलते हैं विशेषण से। चिकना एक विशेषण का शब्द है, इस विशेषण से हमने नाम धातु बना चिकनाना। गरम से गरमाना, ये आपके विशेषण से बने हुए नाम धातु हैं। सर्वनाम से अपना, अपना एक सर्वनाम है, अपना का हमने बना दिया अपनाना। तो जो ये शब्द हैं ये नाम धातु कहलाते हैं, नाम धातु क्रिया है। जैसे जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जो धातु में प्रत्यय लगकर बनते हैं उन्हें हम लोग नाम धातु कहते हैं। आपको जो संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से हमने आपको तीनों प्रकार के आपको बता दिया। आगे चलिए चलते हैं, अब आते हैं क्रिया का भेद। क्रिया के भेद दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो कर्म के आधार पर, दूसरा होता है व्युत्पन्न के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। देख लीजिए, क्रिया के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक होता कर्म के आधार पर, एक होता उत्पन्न या प्रयोग के आधार पर। क्रिया के भेद डाल लीजिए, क्रिया के भेद दो भेद होते हैं। पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा होता है आपके प्रयोग के आधार पर। तो ध्यान दीजिए, क्रिया के मूलतः कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। यह भी प्रश्न पूछ लेता है आपसे परीक्षाओं में कि क्रिया के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आपको बताया था सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, संज्ञा कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पूछेगा क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता कर्म के आधार पर आपका होता है, एक होता है आपके प्रयोग के आधार पर या संरचना के आधार पर, संरचना भी बोल देते हैं, या संरचना के आधार पर। ठीक, यदि आपको प्रयोग न देगा तो संरचना देगा। सबसे पहले पढ़ते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं,
एक होती है अकर्मक क्रिया, दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। आइए सबसे हम पहले वाला पढ़ते हैं, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, जो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, इनके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक क्रिया के बारे में देख लीजिए। अकर्मक, आपके नाम से ही पता चल जाता, अकर्मक मतलब इसमें आपका कर्म नहीं होता है। वो क्रिया जो बिना कर्म के ही अपना कार्य करती है, उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है, कर्म के बिना क्रिया कार्य करती है, उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। कैसे, देख लीजिए। जैसे हमने कह दिया अकर्मक क्रिया में चोर भाग गया। अकर्मक क्रिया में यहां पर लिख लीजिए, बिना कर्म के कार्य का होना। बिना कर्म के कार्य का होना पाया जाता है। बिना कर्म के कार्य का होना पाया जाता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। चोर भाग गया, अब देख लीजिए, चोर भाग गया, इसमें चोर आपका क्या है, संज्ञा है। भाग गया, यह आपकी क्या है, क्रिया। भागना दौड़ना ये सब क्या होती है, क्रिया होती है। चोर भाग गया, यह आपकी क्रिया हो गई, यह आपकी संज्ञा हो गई। इस भाग गया, कहाँ भाग गया, इसमें ये नहीं पता, कर्म नहीं दिए हुए है, अर्थात क्रिया भाग गया। यदि हम क्रिया में लगा दें कहाँ, कौन सी, ये क्या भाग गया, क्या भाग गया। अब क्या से नहीं आता, कौन भाग गया, जैसे कौन लगाएंगे क्रिया में तो हमारा आ जाता है संज्ञा। अब देख लीजिए, चोर भाग गया, इसमें हमारा कर्म नहीं है, तो कैसी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यदि इसमें हम ये कह देते चोर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया या कानपुर भाग गया, तो ये जो कानपुर दक्षिण दिशा की ओर होता है, ये आपके होते हैं कर्म, और इसमें कर्म लग जाता, तब आपकी अकर्मक क्रिया ना होकर के ये सकर्मक क्रिया हो जाती। अर्थात जो क्रिया अपना कार्य बिना कर्म के पूरा करती है, उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा ले लीजिए, आपका आ गया सोहन। सोहन अभी तक सो रहा है। सोहन अभी तक सो रहा है, तो देख लीजिए, सोहन अभी तक सो रहा है, ये सो रहा है आपकी क्रिया हो गई। इसमें सो रहा आपकी क्रिया हो गई। कर्म बताइए क्या होगा, आप लोग कहेंगे अभी तक, गलत है, यह अभी तक आपका कर्म नहीं है। सोहन अभी तक सो रहा है, तो ये आपकी जो क्रिया है, ये आपके बिना कर्म के पूरी हो रही है, इसलिए ये आपकी अकर्मक क्रिया है। अर्थात जो क्रिया बिना कर्म के पूरी होती है, उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के बाद हम लोग आते हैं, पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, देख लीजिए, गलत हो गया था यहां पर, अकर्मक बिना कर्म के। अब आते हैं, पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। दूसरा है आपका सकर्मक क्रिया।
सकर्मक क्रिया, सा कर्मक अर्थात वह क्रिया जिसके साथ आपके कर्म लगा होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये कहते हैं जो कर्म के साथ क्रिया आए उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। जो कर्म के साथ क्रिया ना आए उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कर्म के साथ क्रिया, जो हमारी क्रिया किसके साथ आए, कर्म के साथ आएगी उसे सकर्मक कहेंगे। सा लगा हुआ है, सा का मतलब होता है साथ कर्म और क्रिया। अकर्मक का मतलब मतलब बिना कर्म के क्रिया। तो आप लोग याद रखेंगे अकर्मक और सकर्मक। यहां पर आपकी जो क्रिया होती है वो कर्म के साथ आती है। कोई भी एक वाक्य ले लीजिए, जैसे रामू पुस्तक पढ़ता है। यहां पर देख लीजिए, रामू पुस्तक पढ़ता है। यहां पर पढ़ता है, रामू पुस्तक पढ़ता है, रामू पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो आपका शब्द निकल के आएगा कि पुस्तक पढ़ता है। ये जो पुस्तक है ये आपका क्या है, कर्म है। जब हम क्रिया में क्या लगा देंगे या कहाँ लगा देंगे तो आपका जो है ये कर्म प्राप्त हो जाएगा। तो देख लीजिए, ये पढ़ता आपकी क्रिया है, ये क्रिया आपके कर्म के साथ आई है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सकर्मक क्रिया। ये आपकी जो क्रिया है कर्म के साथ आई है, इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अतः सकर्मक क्रिया वो होती है जिस क्रिया के साथ आपका कर्म लग करके आता है, उससे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। ज्यादातर क्रिया के पहले ही आपका कर्म आता है। रामू पढ़ता है पुस्तक, ऐसा नहीं है कि हमेशा कर्म आपके क्रिया के पहले आता है, कभी कभी कर्म आपके क्रिया के बाद में भी आ जाता है, लेकिन ज्यादातर आपका जो कर्म है ये क्रिया के पहले आता है। ये तो थे आपके कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। आपको बताया अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, इनके बारे में हमने आपको बताया। अब आगे चलते हैं उत्पन्न के आधार पर, प्रयोग के आधार पर या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब आगे पढ़ेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, ये भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान दे लीजिए। शालिनी बाजार सब्जी लेने गई, यह आपकी कैसी क्रिया लगी, लेने गई, यह आपकी क्रिया हो गई। कर्म क्या हो गया, बाजार। तो ये जो ये वाक्य है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया गया है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब आपसे कह देगा नंदिनी गा रही है, गा रही है क्या है, आपकी क्रिया हो गई। क्या गा रही है, ये हमें नहीं मालूम क्या गा रही है। जब नहीं मालूम, क्या लगाने से हमें कोई शब्द नहीं आता है इसमें, अर्थात कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये हमारी इस प्रकार की जो क्रिया है गा रही है, ये आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अब आगे चलते हैं व्युत्पन्न के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्रिया के भेद व्युत्पन्न के आधार पर, उसके आधार पर क्रिया के भेद देख लीजिए। अभी अब थोड़ा सा एक चीज और पढ़ लीजिए, आगे है सकर्मक क्रिया के बारे में। सकर्मक क्रिया के बारे में दो चीजें आपको थोड़ा सा समझना है, आपकी परीक्षाओं में पूछता है ये वाला, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद, हेडिंग है सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया के भेद, दो भेद होते हैं, एक कर्मक, एक होता दो कर्मक। इसे द्विकर्मक भी बोलते हैं, या दो कर्मक लिख लीजिए या द्विकर्मक लिख लीजिए, दोनों बोलते हैं।
एक कर्मक, द्विकर्मक। एक कर्मक का मतलब होता है जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म आएगा उसे एक कर्मक कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म आएंगे उसे हम लोग द्विकर्मक कहते हैं। अब आपको एक उदाहरण दे देता हूं, उससे आप लोग समझेंगे कि एक कर्मक किसे कहते हैं, द्विकर्मक किसे कहते हैं। देख लीजिए, पहला उदाहरण है आपका एक कर्मक का। राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें देख लीजिए एक कर्मक में पढ़ता है आपका क्रिया हो गई। क्या पढ़ता है, पुस्तक, ये आपका कर्म हो गया। इसमें आपका एक ही कर्म आया है, इसलिए इसे एक कर्मक कहते हैं। इस कर्मक क्रिया के भेद हैं। द्विकर्मक, जिस सेंटेंस में या जिस वाक्य में दो कर्म आते हैं उसे हम द्विकर्मक कहते हैं। एक उदाहरण ले लीजिए, द्विकर्मक में एक ले लीजिए, मां बच्चे को दूध पिलाती है। मां बच्चे को दूध पिलाती है। अब देख लीजिए, इसमें समझिएगा अच्छे से। पिलाती है ये आपकी क्रिया हो गई। क्या पिलाती है, दूध पिलाती है। क्या पहले हमने लगाया क्रिया में क्या, तो पहला हमारा कर्म आ गया दूध, ये आपका क्या हो गया, कर्म हो गया। अब इस क्रिया में हमने लगा दिया किसको, तो आ गया दूध पिलाती है किसको, बच्चे को। ये जो बच्चा आ गया ये आपका भी कर्म, ये भी कर्म हो गया। अर्थात क्रिया में पहचानने की समझ लीजिए, यदि क्रिया में क्या किसको लगाने में जो शब्द आते हैं, क्या लगाया तो आपका पहला आ गया दूध, किसको, बच्चे को, यह भी आपका क्या हो गया, कर्म हो गया। अर्थात यहां पर आपके दो कर्म हैं, एक कर्म यह है, एक कर्म यह है। इसलिए इस तरह यह आपकी जो क्रिया है दो कर्म लेकर के आती है, जिसे द्विकर्मक कहते हैं। ये आपके कर्म किसमें मिलेंगे, ये आपके जो कर्म हैं हर हमेशा सकर्मक क्रिया में मिलेंगे। ये सकर्मक क्रिया के भेद हैं, क्योंकि जिस क्रिया में चाहे एक कर्म हो चाहे दो कर्म हो आ जाए वो आपकी सकर्मक क्रिया कहते हैं। यदि आपसे पूछ ले सकर्मक क्रिया का कौन सा भेद है, तो आप बताओगे जिसमें एक कर्म होगा, एक कर्मक। जिस क्रिया में अपने साथ दो कर्म लेकर के आएगी उसे द्विकर्मक कहते हैं, या जिस वाक्य में दो कर्म होगा उसे द्विकर्मक कहते हैं। यह आपको समझ में आ गया सकर्मक क्रिया के भेद, एक कर्मक, दो कर्मक। अब आगे चलते हैं, अब आगे थोड़ा से पढ़ेंगे, अब आगे चलते हैं। देखिए आगे, देखिए अब दूसरा जो हम पढ़ेंगे क्रिया का जो दूसरा भेद है वो है संरचना या बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना या बनावट के आधार पर पहला जो क्रिया का भेद था वो कर्म के आधार पर था, जिसमें हमने पढ़ा था कर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा था। जो दूसरा है क्रिया का भेद वो है संरचना या बनावट के आधार पर क्रिया का भेद। अब इसमें हम पढ़ेंगे संरचना या बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। आपको एक सूत्र है, ये इसको याद रखिएगा, कितने प्रकार के होते हैं। सूत्र है ये, सपना है बाकी अपना है। अर्थात जो सपना है उसके बाद जो है बचा है वो क्या है, अपना है। सपने में हम किसी को भी देख लें वो अपना नहीं होता है, हो जाता है, नहीं होता है। तो आपको याद रखना है सपना है, जो हम देखते हैं वो सपना है, उसके बाद जो बचा है वो क्या है, अपना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम आते हैं सा, पा, ना और अपना। ये जो बाकी है ये दो हैं, ये आपके साइलेंट है। अब आते हैं सा से, कैसे कैसे किस प्रकार की क्रिया होती है। तो सबसे पहले आपको समझाऊंगा एक एक करके सामान्य। सबसे पहले समझेंगे सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं,
पहला है आपका सामान्य। सामान्य में देख लीजिए कुछ नहीं, जिसमें आ गए सामान्य क्रिया, हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं, वह रोता है, या आप ये कह दीजिए खाना, खाना, पीना, रोना, ये आपके सभी सामान्य क्रियाएं होती हैं। अब आते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? दूसरा है आपका सहायक। इसके बारे में आप समझ लीजिएगा। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया जैसे आपका है लग जाए, था, थी, रहा है, रही है, गा, गी आदि शब्द यदि क्रिया के बाद में लगते हैं, इन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। जिस प्रकार आप इंग्लिश में डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब आपकी सहायक क्रिया होती हैं, हैज, हैव, उसी प्रकार है, था, थी, रहा है, रही है, गा, गी, गे, ये आपके सभी सहायक क्रियाएं होती हैं। सहायक क्रिया के बाद अब आते हैं सजाती। अब आपको यहां समझना है सजाती। सजाती, सजाती, इसके बारे में आप प्लीज समझ लीजिए। सजाती किसे कहते हैं? जब दोनों, कौन कौन? जब दोनों कर्म और क्रिया, जब दोनों कर्म और क्रिया एक ही धातु से, जब दोनों कर्म और क्रिया एक ही धातु से बनी हो, धातु से बनी हो, बनी हो, उन्हें सजाती कहते हैं। जब दोनों कर्म और क्रिया एक ही धातु से बनी हो, उन्हें हम सजाती कहते हैं। जैसे आप एक ले लीजिए, कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए। महाराणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी। महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी। अब देख लीजिए, महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, ये लड़ी आपकी क्रिया हो गई। ये आपका, ये लड़ाई जो है ये कर्म हो गया। जो दोनों की धातु है वो लड़। इस धातु से, एक ही धातु से जब आपकी कर्म और क्रिया दोनों बनेंगी, उन्हें हम सजाती कहते हैं। समझ में आ गया होगा? जब एक ही धातु से आपका कर्म बना हो, उसी एक धातु से आपकी क्रिया बनी हो, उन्हें हम सजाती कहते हैं। अब आगे चलते हैं। सजाती के बाद अब आपका आता है संयुक्त। आप समझेंगे संयुक्त के बारे में। संयुक्त, संयुक्त किसे कहते हैं? संयुक्त क्रिया होता है जब एक क्रिया को पूरा करने के लिए दूसरी क्रिया हो, तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात जब दो क्रियाओं के साथ में हमारा वाक्य पूरा होता हो, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात इसका यह भी होता है, दोनों क्रिया में के बिना एक वाक्य पूरा नहीं हो पाता। वाक्य को पूरा करने के लिए हमें दो क्रियाओं की आवश्यकताएं पड़ती है, उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। यदि एक क्रिया निकाल ली जाएगी तो वाक्य आपका अधूरा हो जाएगा, इसलिए इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। देख लीजिए, जैसे राधा खाना, राधा खाना बना रही है। राधा खाना बना रही है। अब देख लीजिए, राधा खाना तो आपका कर्म हो गया, बना ये भी आपकी क्रिया हो गई, रही है तो ये भी आपकी क्या हो गई? क्रिया हो गई। जब दो क्रियाएं साथ में एक वाक्य को पूरा करें, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब यहां पर हम रही लगा देंगे, राधा खाना बना, तो वाक्य आपका अधूरा हो जाएगा।
राधा खाना रही है, यदि हम ये क्रिया हटा देंगे तब भी आपका वाक्य अधूरा रह जाएगा। अर्थात वाक्य को पूरा करने के लिए हमें दो क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है और एक क्रिया के बिना आपका वाक्य अधूरा रहेगा, इसलिए दो क्रियाओं की जरूरत पड़ती है। यदि एक क्रिया के बिना आपका वाक्य अधूरा रहता है तो इसलिए इस तरह के जो आपके वाक्य होते हैं, इस तरह का जो आपके वाक्य होते हैं, उनमें जो क्रिया प्रयोग होती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। या दूसरे शब्द में समझ लीजिए, किसी वाक्य को पूरा करने के लिए जब दो क्रियाओं की आवश्यकता होती है तो इस तरह का जो वाक्य होता है आपके संयुक्त क्रिया से मिलकर के बनता है, उनको हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। ये तो था आपका सपना वाले में आ गया श में समान क्रिया बताया, सहायक क्रिया बता दिया, सजाती बता दिया, संयुक्त क्रिया बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया, परिणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं देख लीजिए। नाम धातु, इसके पहले आपको बताया था, जो संज्ञा से और नाम से विशेषण से जो शब्द आपके बनते हैं, जिनमें प्रत्यय लग करके बनता है, उन्हें हम लोग नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब आते हैं हम लोग पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व अर्थात जिस वाक्य में एक क्रिया हो जाए समाप्त और दूसरी प्रारंभ हो जाए, उसे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ऐसे इस प्रकार के वाक्य जिसमें हमारी एक क्रिया समाप्त हो जाए, एक क्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके लिए, एक क्रिया समाप्त और दूसरी प्रारंभ, इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इस तरह की क्रिया में हर हमेशा नोट कर लीजिए कर आता है। क्या आता है? इस तरह की जो क्रिया है उनमें कर जुड़ करके आता है। तो आप समझ जाएंगे कि आपकी कैसी क्रिया है, पूर्वकाल। नहाकर, सोकर, जागकर, रोकर, इस तरह के जो आपकी क्रिया आती हैं वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण होते हैं। एक उदाहरण ले लीजिए, कोई भी उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण है राधा नहाकर मंदिर, राधा नहाकर मंदिर जाती है। राधा नहाकर मंदिर जाती। राधा ने पहले क्या किया? नहाकर। पहले राधा ने कौन सा काम किया? एक क्रिया समाप्त कर ली और दूसरी क्रिया आपकी इसमें क्या हो गई? प्रारंभ हो गई। पहली क्रिया उसने समाप्त कर लिया नहाकर, और दूसरी क्रिया है उसकी क्या हो गई? प्रारंभ हो गई। राधा ने पहले नहाया, पहले एक काम ये कर लिया, नहाने के बाद वो क्या कर रहे? मंदिर जाती है, दूसरी क्रिया प्रारंभ हो गई। इस तरह के जो वाक्य होते हैं उन्हें हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में आपकी एक क्रिया समाप्त हो जाए और दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए, उन्हें हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। राम पढ़कर सो गया। मैं खाना खाकर टहलने लगा। एक क्रिया खत्म हो गई, खाना खाया, और दूसरी क्रिया क्या हो गई? प्रारंभ हो गई। तो उस तरह की क्रिया को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया में रखते हैं। पूर्वकालिक क्रिया के बाद आता है परिणार्थक। ये समझ लीजिए, परिणार्थक। परिणार्थक में क्या समझेंगे? परिणार्थक क्रिया में इसमें कर्ता स्वयं कार्य न कर करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, उसे हम परिणार्थक क्रिया कहते हैं। अर्थात इसमें जो कर्ता होता है स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाता है, उसे परिणार्थक क्रिया कहते हैं। परिणार्थक क्रिया, कर्ता कभी भी इसमें स्वयं कार्य नहीं करता, वो दूसरे से अपना काम करवाता है। दूसरी है इसमें पहचाने की से विभक्ति, इसमें प्रयोग होता है, से विभक्ति का इसमें प्रयोग होता है।
ध्यान दे लीजिएगा, कौन सी विभक्ति का, से विभक्ति का प्रयोग होता है उसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। छोटा सा एक उदाहरण ले लीजिए। राधा श्याम से पत्र लिखवाती है। राधा श्याम से पत्र लिखवाती है, अर्थात राधा ने स्वयं काम न करके दूसरे से काम करवाती है। ये से जो आपकी विभक्ति आ गई तो आप समझ जाइएगा, ये आपकी जो क्रिया होती है प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। राधा श्याम से पत्र लिखवाती है, मोहन महेश से सब्जी मंगवाता है, या रमेश दिनेश से पानी चलवाता है, नल चलवाता है। इस तरह के जो कर्ता स्वयं कार्य खुद न करके किसी दूसरे से करवाता है, और ज्यादातर के आपके जो वाक्य होते हैं इसमें से विभक्ति आती है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो आप उसमें जो है आपकी जो क्रियाएं लगती हैं वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के बाद हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है तत्कालिक क्रिया। इसके बारे में पढ़ लीजिए, आपका प्रश्न वीडियो में आया था कि इसमें किस क्रिया का प्रयोग हुआ है। तत्कालिक क्रिया इसमें नहीं है, इसे अलग से पढ़ लीजिएगा। तत्कालिक क्रिया, तत्कालिक क्रिया का मतलब होता है तत्काल। तत्काल का मतलब होता है जहां पर तुरंत क्रिया क्या हो जाए, प्रारंभ हो जाए। राम एक कार्य खत्म ना हुआ कि तो दूसरा तुरंत प्रारंभ हो जाए, उसे ही तत्कालिक क्रिया करते हैं। जैसे राम पढ़ते ही सो गया, अर्थात राम पढ़ते पढ़ते क्या हो गया, सो गया। पहली क्रिया क्या हो गई, पढ़ना, फिर दूसरा क्या हो गया, सो गया। उन दोनों क्रियाओं के बीच में कोई भी एक भी समय का अंतर नहीं लगा। आप पढ़ते पढ़ते क्या हो गए, सो गए, पढ़ भी लिया और सो भी गए। दोनों क्रिया तुरंत, एक खत्म नहीं होगी दूसरी तुरंत प्रारंभ हो जाती है। इस तरह की जो क्रिया होती हैं वो तत्कालिक क्रिया आती हैं। इसमें ही, पढ़ते ही सो गया, खाते ही सो गया, नहाते ही चला गया, इस तरह की जो क्रिया होती हैं वो आपकी तत्कालिक क्रिया आती हैं। अब आते हैं नाम धातु। नाम धातु को आपको पढ़ा चुका हूं। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, जो क्रियाएं आपके संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से बनती हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। इन शब्दों में इयाना शब्द लग करके आता है, इयाना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो इयाना जो है शब्द लग करके उनके लास्ट में, अंत में जो उनका जो प्रत्यय होता है, इयाना प्रत्यय से ज्यादातर इसमें शब्द बनते हैं, उन्हें नाम धातु कहते हैं। इसके पहले आपको बता चुके हैं, यहाँ पर बताना समय की बर्बादी होगी। नाम धातु के बाद अब चलते हैं अनुकरणात्मक। अब पढ़ेंगे अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया का मतलब होता है किसी की प्रेरणा से कोई कार्य करना, उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। किसी से प्रेरणा लेकर के आपने कोई कार्य किया, उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति वैसा कार्य करे, उसको देख करके आप भी वैसा ही कार्य करने लगे, वो अनुकरणात्मक क्रिया कहलाएगी। राम को पढ़ते देखकर आप भी पढ़ने लगे, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं अनुकरणात्मक क्रिया होती हैं। एक उदाहरण लेता हूं जो कि बहुत ही लोकप्रिय है, देख लीजिए। मोदी जी को देखकर महेश चाय बनाने लगा। मोदी जी को देखकर महेश चाय बनाने लगा। तो जो इस तरह की क्रिया है वो किसको, किसी के अनुकरण के, किसी के प्रेरणा से वो क्रिया आरंभ हुई है।
किसी के प्रेरणा से वो क्रिया उसने किया है। जब कोई क्रिया, कोई कार्य किसी के प्रेरणा से किया जाता है, इस तरह की जो क्रिया होती है उन्हें हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। किसी के अनुकरण को देख करके, किसी से की अनुकरण को मान करके जब हम कोई क्रिया करते हैं उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को आज क्रिया के बारे में समझ में आया होगा। पहले आपको बताया क्रिया का शब्द, मूल शब्द क्या होता है, क्रिया कहाँ से आई, क्रिया के भेद क्या होते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। आपको बताया कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। फिर उसके बाद आपको अकर्मक क्रिया पढ़ाया, उसके बाद सकर्मक क्रिया पढ़ाया। सकर्मक क्रिया के आपको दो भेद बताएं, एक कर्मक, एक द्विकर्मक। एक कर्मक जिसमें एक कर्म आए, द्विकर्मक जो क्रिया, जिस क्रिया के साथ दो कर्म आए उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद आपको बताया दूसरा जो क्रिया का भेद होता है वो है प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। उसमें आपको एक सूत्र लिखवाया है, सपना है बाकी अपना है। इससे आपको याद हो गया, सपना है बाकी अपना है, समान क्रिया, सहायक क्रिया, सजाती क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु, अनुकरणात्मक क्रिया। इस तरह आपके आज के वीडियो में क्रिया का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। आपके देख लिए प्रश्न कैसे पूछते हैं। इसी तरह आपको उदाहरण दे देता है, कह देगा छोटी बहन बड़ी बहन से खाना बनवाती है, तो कह देगा किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग है। अभी आपको बताया जब स्वयं करता ना करके दूसरे से कार्य करवाए उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। उसके बाद आपको बताया पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रिया एक बार समाप्त होकर के दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए, इस तरह क्रिया में कर लग करके आता है। प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरे से कार्य करवाया जाता है। नाम धातु क्रिया, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। अनुकरणात्मक क्रिया, जब हम कोई कार्य किसी के अनुकरण से करते हैं उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। सामान्य क्रिया, नहाना, सोना, पीना, जागना, ये सब आपकी सामान्य क्रिया है। सहायक क्रिया है, था, थी, थे, गागी, गे, सब सामान्य क्रिया है। सजाती क्रिया, सजाती क्रिया में आपका जब कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से मिलकर बनती हैं, दोनों एक ही धातु से बनती हैं, उसे सजाती क्रिया कहते हैं। उसके बाद आपकी संयुक्त क्रिया आया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, जब एक वाक्य में दो क्रियाएं हों और दोनों क्रियाएं एक दूसरे की पूरक हों, अर्थात एक क्रिया के बाद एक क्रिया हटाने से वो वाक्य पूरा ना हो, दोनों क्रियाएं एक वाक्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हों, उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। अब आगे मिलते हैं एक नए चैप्टर और एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।